हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नाइन फाइनेंशियल क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा एक एनालिसिस जो एक बहुत ही पॉपुलर फंड जिसका नाम पराग पारिक फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, उसका मैं एनालिसिस आपके पास लेके आऊँगा। ये फंड इतना पॉपुलर है कि पिछले कुछ ही सालों में ये फंड 2015 में लॉन्च हुआ था और कुछ ही सालों में इसका असेट अंडर मैनेजमेंट 1,40,000 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। तो हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में अभी क्वेश्चन है कि क्या इसने पहले जैसा जो परफॉर्मेंस दिया है क्या वो ऐसा परफॉर्मेंस आगे भी देता रहेगा। इसी क्वेश्चंस का मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड और सर्कल्स में वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। मैं आपको पहले इसका पारंपरिक फंड का फैक्ट शीट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा पारंपरिक का फैक्ट शीट। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने डायरेक्टली पारंपरिक फंड से के वेबसाइट से जाके लिया है। तो सबसे पहले हम इस फंड के डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, नेचर ऑफ द फंड पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है इन्वेस्टर्स के लिए। ये अगर आप देखें तो हमारे फंड मैनेजर्स जो राजीव ठक्कर हैं, ये काफ़ी दिनों से हैं, सिंस इंसेप्शन ये इसको मैनेज कर रहे हैं और बाकी इनकी टीम है। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो डेफिनेटली इसका रेगुलर प्लान में एक्सपेंस 1.05 है और डायरेक्ट प्लान में 0.53 है। आप देख सकते हैं काफ़ी दोनों में अंतर है। रफली 1% का डिफरेंस है दोनों प्लान्स में। 5.5% का डिफरेंस है इन दोनों के प्लान्स रिटर्न एक्सपेंस रेशियो में। और डेफिनेटली हेंस मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करें। रेगुलर प्लान में लॉन्ग टर्म में आपको उससे थोड़ा सा आपका रिटर्न कम हो सकता है। ये सब इसके एमफी के इनके क्या बेंचमार्क है, इन सब के बारे में ये डिटेल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ असेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो देखिए, असेट्स अंडर मैनेजमेंट एज ऑन May 31 इसका 1,41,446 करोड़ से ये कितना बड़ा फंड हो गया। ये फंड देखिए, फंड बड़ा होने से क्या होता है कि उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी इम्पैक्टेड होती है। अगर इस फंड को किसी भी एक यूनिट को बेचना है तो वो बेचने में फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी का एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस कारण बड़े फंड में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ये अगर नेट एसेट वैल्यू है, ये सब हम देख सकते हैं। इनका एसेट वैल्यू इस तरह से 82 रुपीज़ है फॉर रेगुलर प्लान के लिए, 90 रुपीज़ है डायरेक्ट प्लान के लिए। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप वो देख सकते हैं। इसमें एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। ऑफकोर्स एग्जिट लोड थोड़ा बहुत है, 10% अगर यूनिट आप करते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा कुछ फर्स्ट ईयर तक में आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, बट उसके बाद इसमें कोई लोड भी नहीं है। और डेफिनेटली ये कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी हम फ्लेक्सी कैप फंड में जा रहे हैं तो मतलब हम वो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जाते हैं। अब अगर आप इसका देखेंगे, बीटा 0.6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 9.9 है, थोड़ा ज़्यादा है। शार्प रेशियो 0.89 है। ये एक थोड़ा मेरे को कंसर्न लग रहा है, बिकॉज टिपिकली शार्प रेशियो का मतलब ये होता है कि आप जितना भी रिस्क ले रहे हैं उसके हिसाब से आपका रिटर्न कितना है। तो जनरली इस रेशियो को 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, ताकि आप अगर एक अमाउंट ऑफ रिस्क ले रहे हैं तो आपको रिटर्न उससे ज़्यादा मिले। बट यहाँ पे शार्प रेशियो थोड़ा कम है, ये एक थोड़ा मेरे को कंजर्वेटिव लग रहा है। टर्नओवर डेफिनेटली बहुत ही कम है, मतलब ये बाई एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी रखते हैं और ये फ्यूचर के लिए फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए अपने इक्विटी को एसेट्स को एलोकेट करते हैं। अगर हम देखें इनमें इंडस्ट्री एलोकेशन डेफिनेटली बैंक्स में बहुत ज़्यादा है, 20% है। फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और कैश में इनका लगभग 10% है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में इनका लगभग 9% है। आईटी में भी इनका काफ़ी ज़्यादा है, पावर में भी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये मोटा मोटा सारे के सारे ब्लू चिप फंड्स में है। ये इनके टॉप होल्डिंग्स हैं। आप देखिए, HDFC बैंक लगभग 8% है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये लगभग 6.41% है। ITC 5.84%, कोल इंडिया 5.66, ICICI बैंक 5.11। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मोस्टली ब्लू चिप फंड्स में करते हैं। और
एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनका ग्लोबल इक्विटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट है। अगर हम देखें अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसमें 4.83% है, अमेज़न में 2.51% है, मेटा फेसबुक में इनका 2.51 है और माइक्रोसॉफ्ट में भी इनका 2.22% का है। तो इस तरह से हम देखें तो इनका एक पोर्टफोलियो बहुत ही बैलेंस्ड है। डेफिनेटली अभी ये थोड़ा-सा इन्होंने डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स में भी रखा हुआ है। अगर आप देखें 4.1% इनका रिट्स में है और बाकी बाकी के अगर आप इनके दिखाएं तो ये मोस्टली आप कमर्शियल पेपर में भी इनका कुछ है, कुछ अपने म्यूचुअल फंड में भी है इनका, ट्रेजरी बिल में भी इनका लगभग 4.5% है। तो मोटा मोटा ये इनका इस पोर्टफोलियो एलोकेशन है। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप बोलो तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के थ्रू ये काम कर रहे हैं। डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है इस फंड में इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाह रहे हैं तो डेफिनेटली ये फंड रिकमेंडेड नहीं है। इनफैक्ट खुद ये बोलते हैं कि 5 साल या उससे ज़्यादा जिनका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है वही इसमें इन्वेस्ट करें। तो डेफिनेटली जैसे फंड बढ़ा हुआ है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम हुई है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टेड होगा। अभी भी ये बहुत ही फेमस फंड है। अगर आप इंडिया में ग्लोबल इक्विटी का एक्सपोजर चाहते हैं तो ये दिस इज वन ऑफ द फंड्स टू गो फॉर इट। सो इन माई व्यू इट इज स्टिल ओके फंड। जो इन्वेस्टर्स इसमें एसआईपी कर रहे हैं एसआईपी कंटिन्यू करिए, जिनका इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। डेफिनेटली सूनर और लेटर दिस फंड विल गिव अस द वेरी गुड रिटर्न। थैंक यू वेरी मच।